Hello students, welcome back once again. My name is Abhishek Sao. This is lecture number 10 for magnetic effect of current, class 12 physics, and in this video we're gonna discuss Ampere circuit law with the grace of great aunty. भाई आंटी जी की कृपा से आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर सर्किट लॉ। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन दबा देना। भाई मैंने आज तक वीडियो के स्टार्टिंग में कभी नहीं बोला, क्यों बोल रहा हूं सब्सक्राइब करने के? बिकॉज देयर आर सो मेनी मैसेजेस एंड कमेंट्स coming on my WhatsApp and in comment section who are saying like sir we are not getting your videos in search bar। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको मेरी वीडियोस को सर्च बार में ढूंढना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं बहुत सारा यूजफुल कंटेंट बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर जाते हैं भाई, ठीक है ना। कम से कम मेरा कंटेंट तो मिस कर जाओगे आप, और अगर आपको खुशबू आ गई ना तो फिर मुझे ना छोड़ पाओगे। देखिए सिंपल सी बात है, आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो बहुत छोटी बात कहूंगा कि आराम से 15-20 मिनट इस वीडियो को देखना। मैं चाहूं तो इसको 5 मिनट में भी खत्म कर सकता हूं और आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, लेकिन वो खुशबू कहां से आएगी भैया, वो खुशबू कहां से आएगी जो आज आपको पूरे लेक्चर में मिलने वाली है। तो बस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखो कहानी स्टार्ट होती है हमारी फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक से। जैसे अगर मैं कहूं, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने का मेरे पास कोई मेथड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने का मेरे पास कोई मेथड है क्या? तो सर हाँ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², ठीक है। दूसरा फॉर्मूला भी होता है F इज इक्वल टू Q0 इंटू ई, दैट मीन्स टेस्ट चार्ज इंटू ई। तो यहां से E इज इक्वल टू हम F/Q कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने का हमारे पास मेथड है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने का बस एक ही मेथड है क्या इसका कोई दूसरा तरीका, दूसरा अल्टरनेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने का? तो बोलेंगे हाँ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने का जो अल्टरनेटिव होता है, जो बेस्ट ऑप्शन होता है, उसको हम गॉस लॉ भी कहते हैं। गॉसेस लॉ की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की है, नहीं की? पहले बताओ। तो सर की है। कहां की है? बोले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की, गॉस लॉ लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी, गॉस लॉ लगाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी, गॉस लॉ लगाया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने का जो दूसरा मेथड होता है, जो अल्टरनेटिव होता है, वो है आपका गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता तो बहुत कुछ है। अगर मैं इसका सिंपल सा स्टेटमेंट की बात करूं तो हमसे कहेगा कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। क्लियर है? अभी आपको पूरा फील दिलाते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात को समझते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि जिस तरह से मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं इन फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं, ठीक उसी तरह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो बेसिक मेथड है वो है मेरा बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से अभी तक हमने बहुत सारे डेरिवेशन कर दिए। भाई मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड टू चार्ज्ड कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। समझ गए ना? तो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने का जो बेस्ट मेथड है वो है आपके पास बायोट-सैवर्ट लॉ, जो कि हमसे कहता है μ0/4π आइडियल sin θ/r²। ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जस्ट गिव अटेंशन टू माय वर्ड्स फ्रेंड्स, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने का हमारे पास एक अल्टरनेटिव होता है गॉस लॉ, ठीक उसी तरह से मैग्नेटोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने का एक अल्टरनेटिव दूसरा रास्ता होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। दूसरा रास्ता होता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्लियर है? एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है B इज इक्वल टू μ0I/2πr। सारी बातें समझा देंगे। तो हमेशा याद रखना कि जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ करता है, वो काम मैग्नेटोस्टैटिक में एम्पियर सर्किटल लॉ करता है। देखने में शक्ल सूरत सब कुछ इनकी एक जैसी है,
काम दोनों का एक जैसा है, बस ब्रांचेस अलग अलग हो गई, बस ब्रांचेस अलग अलग हो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये मैग्नेटोस्टैटिक में। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट कि अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं गॉस लॉ, तो गॉस लॉ का आपने कोई स्टेटमेंट पढ़ा है ना, जैसे मान लो अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, क्या क्लोज्ड सरफेस, अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ है Q, अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ है Q, गॉस लॉ की बात कर रहे हैं, गॉस लॉ हमसे कहता है कि अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ है Q, तो ये बता दो कि किसी इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो आपने क्या पढ़ा कि अगर किसी सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ है Q, तो इससे जुड़ने वाला जो फ्लक्स होगा वो Q के 1/ε0 टाइम्स होगा। पढ़ा है नहीं पढ़ा? हमने क्या पढ़ा है कि अगर इसके अंदर चार्ज रखा है Q, तो इससे जुड़ने वाला, इससे लिंक होने वाला जो फ्लक्स होगा वो Q के 1/ε0 टाइम्स होगा। मतलब Q से अगर हम ε0 को डिवाइड लगा देंगे तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आएगी। तो जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो कि अगर आपसे कह दिया जाए कि इसके अंदर जो फ्लक्स था, इसके अंदर जो चार्ज था, वो चार्ज Q था, तो फिर फ्लक्स भी Q के जितना ही लिंक होना चाहिए था। ये 1/ε0 कहां से आ गया? अगर चार्ज Q था इसके अंदर तो फ्लक्स भी Q होना चाहिए था ना, ये 1/ε0 कहां से आ गया? तो आपने कहा सर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब है कि ये जो स्पेस था ना, ये जो मीडियम था ना, इसने अपना टैक्स काट लिया, इसने अपना टैक्स काट लिया, और जो फ्लक्स Q की जगह Q बनना चाहिए था, उसने Q की जगह 1/ε0 बनने पे मजबूर कर दिया। ठीक है ना? तो जो मीडियम है ना, अपना टैक्स काट लेती है, अपना टैक्स काट लेती है, और उसके बाद बाकी सारी चीजें देती है। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं, इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि यदि मेरे पास एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो करंट क्या बनाता है? मतलब करंट बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, यदि मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या है भाई, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो फिर इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैंने कहा भाई इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक है ना? यहां पे करंट फ्लो हो रहा है और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। मैंने कहा यहां पर अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी I ही बननी चाहिए। समझ गए ना? अगर करंट फ्लो हो रहा है I, तो मैग्नेटिक फील्ड भी I ही बननी चाहिए। लेकिन ये चेंज कैसा माय लॉर्ड, है ना? तो बोला कि I बननी चाहिए, लेकिन बनती कितनी है? मतलब बनती है μ0 इंटू I। μ0 इंटू I, μ0 इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब जो स्पेस है कितना आने देता है इसको। ठीक है ना? यहां पे देखो करंट फ्लो रहा I, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी? मतलब μ0 इंटू I। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी? मतलब μ0 इंटू I। तो ना डिस्टेंस विस्टेंस का कोई फर्क है क्या? क्या आगे बढ़ाते चले जाओगे, आगे बढ़ाते चले जाओगे? क्या ये हमेशा जो कंडक्टर है, जो जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, हमेशा ये μ0 इंटू I इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता रहेगा? क्या इसमें डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये डिस्टेंस से फर्क पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा? मित्रों, ऐसे सवालों का जवाब हमें अपनी आंटी जी ने दिया। सो लेट्स गेट टू द आंटी जी। देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब यहां पर आपको एक बहुत मतलब महान आंटी की कहानी सुनाते हैं, और आंटी जी को सबसे पहले मैं चाहूंगा कि भाई सारे स्टूडेंट मन से प्रणाम करें, बोलिए आंटी जी की जय हो। चलिए सिंपल सी बात है। चलो यहां पर जो है ना बात है कि एक आंटी जी थी, एक आंटी जी थी, और बड़ी दयावान आंटी जी थी। ठीक है ना? चलिए आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी ना, ठीक है, सही लग रही है आंटी जी? चलिए अब देखो आंटी जी क्या है कि हमारी गली में आती थी बचपन से, और आंटी जी आती रहती थी, मतलब आंटी जी बाहर रहती थी, और कुछ दिनों में हर 10 दिन में 15 दिन में चक्कर लगाती थी। आंटी जी का एक रूल था कि बच्चों को कभी भी जो है ना वो नाराज नहीं करती थी। बच्चों को कभी भी ऐसा नहीं कि आंटी जा रही है बोला कुछ तो देखे जाओ आंटी जी। ठीक है? तो आंटी जी का रूल था हमेशा बच्चों को 50 रुपए देती थी, 50, है ना? जो करना है इसमें कर लेना। अगर एक बच्चा है ना तो आंटी 50 रुपए दे देती, 2 बच्चे ना आंटी 50 रुपए दे देती, 10 बच्चे ना आंटी 50 रुपए दे देती, 5000 बच्चे ना आंटी 50 रुपए दे देती। मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे मतलब आती नहीं आंटी, बच्चे बड़े हो गए लेकिन आंटी का 50 का नोट जो है ना वो बड़ा नहीं हुआ। क्यों बड़ा नहीं हुआ? क्योंकि बच्चों, आंटी की नजरों में तो बच्चे अभी भी बच्चे थे। समझ गए ना? तो देखो कहानी को जिस तरह से कि एक बार आंटी आई, बच्चे खड़े थे 2,
बच्चे खड़े थे 2, ठीक है ना। या फिर बोलूं एक बार आंटी आई, बच्चे खड़े थे 5 बच्चे खड़े थे। आंटी ने कहा जो है आप एक काम करो बेटा, बोला 50 रुपए ले लो, सबके ऊपर जो है ना सबके पास कितने पड़ेंगे, तो सबके पास 10-10 रुपए पड़ेंगे। कितने? 10-10 रुपए पड़ेंगे। फिर अगली बार आंटी आई, आंटी ने चक्कर लगाया कि बच्चे जो है अब 10 बच्चे खेल रहे थे। कितने? 10 बच्चे खेल रहे थे। अब काउंट मत करना कितने बच्चे बना दिए मैंने, 10 बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। अब 10 बच्चे अगर खेल रहे थे तो आंटी ने कहा कि देखो बेटा मैं तो 50 रुपए देती हूं, तो एक काम करो तुम सारे 5-5 रुपए बांट लो। अगली बार आंटी आई, बोला 10 नहीं, इस बार जो है 25 खेल रहे थे। कितने बच्चे खेल रहे थे? बोला 25 खेल। बोला 25 कैसे खेल रहे थे? 11 इस टीम में, 11 उस टीम में, और 4 जो है ना फालतू मतलब एक्स्ट्रा प्लेयर थे, ठीक है ना। तो मतलब अब इस बार कितने बच्चे खेल रहे थे? 25 बच्चे खेल रहे थे। 25 बच्चे खेल रहे थे। तो आंटी ने कहा कि बेटा मैं तो जो है कितने दूंगी? बोला मैं तो जो है 50 रुपए दूंगी। अब तुम तो जो है ना एक काम करना, सारे 2-2 रुपए ले लेना। आंटी का रूल चलेगा, मतलब आंटी अपने रूल को कभी नहीं तोड़ती। अब एक बार क्या हुआ कि भाई टूर्नामेंट रख लिया बच्चों ने, क्या कर लिया? उलट बड़ा सा टूर्नामेंट रख लिया, और उसमें जो है ना टीम को मिला करके और जो है टोटल 100 लोग थे। कितने? 100 लोग थे। आंटी क्या करेंगी? बोला मैं तो 50 रुपए दूंगी, चाहे इसमें तुम भंडारा करा लो और चाहे अपनी शादी का फंक्शन करा लो, मेरे पास तो बस 50 रुपए हैं, ठीक है ना। तुम अगली बार जो 1000 रख लोगे तो क्या मैं 10,000 का नोट दे के जाऊंगी? नहीं ना। तो आंटी ने दिए 50 रुपए, तो ये बताओ 100 के पास कितने, मतलब हर बच्चे के पास कितने कितने पड़ेंगे? तो आपने कहा सर 50 पैसे पड़ेंगे। कितने? आपने कहा 50 पैसे पड़ेंगे। 50 पैसे मतलब आधा रुपए पड़ेगा, समझ गए ना। तो आंटी बड़ी दयावान है। आंटी का कहना ये एक है कि बेटा मैं तो केवल दूंगी तुमको 50 रुपए। कितने दूंगी? केवल 50 रुपए दूंगी तुम्हें। अब तुम्हें जो करना है, तुम्हें जैसे बांटना है वैसे बांटते रहो। सेम कॉन्सेप्ट लगता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, सेम कॉन्सेप्ट लगता है। अच्छा ये बताओ यहां पर देता कौन है, देने वाला कौन? देने वाला कौन? अच्छा बता देना, आपको सब कुछ समझ में आ गया। देने वाला कौन? तो आपने कहा आंटी, ठीक है। आंटी क्या देती हैं? क्या देती हैं? ठीक है, तो क्या बोलोगे? आंटी देती हैं पैसा, ठीक है ना। आंटी देते हैं रुपए, ठीक है। इसके बाद आंटी का रूल क्या है? आंटी का रूल यह है, आंटी का प्रिंसिपल यह है कि कुछ भी हो जाए सब पर बराबर पड़ना चाहिए। सब पर, सबके पास बराबर, ठीक है ना। इसको नोट कर लेना, आपने एम्पीयर सर्किट लॉ खत्म कर दिया और एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, ठीक है ना। अब देखो यहां पर कि जैसे आंटी देती थी पैसा, जैसे देने वाला कौन, क्रिएट करने वाला कौन? बोला आंटी। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में ये देखो कि बनाने वाला कौन, देने वाला कौन? तो आप बोलो कि करंट, है ना। जैसे आंटी पैसा देती हैं वैसे करंट मैग्नेटिक फील्ड देता है, जैसे करंट मैग्नेटिक फील्ड देता है। अब जरा सोचने की, समझने की कोशिश करना कि लेट्स से मैंने कहा कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है और मैंने यहां पर जो है, चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, होल्ड। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, देखो ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इसके अराउंड बन रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से, ठीक है। फ्लेमिंग राइट, जो आपका राइट हैंड थंब रूल है उससे पता पड़ जाएगा अपन को, ठीक है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, ठीक है। नाउ जरा ध्यान से देखो, अब यहां पर देने वाला कौन, क्रिएट कौन कर रहा है? जैसे आंटी पैसा दे रही थी वैसे मैग्नेटिक फील्ड कौन दे रहा है? करंट। तो देने वाला कौन? करंट, ठीक है। नाउ अब देखो क्या देती हैं? आंटी देती है रुपया और करंट का देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नाउ अब मैंने कहा अगर यहां पे करंट फ्लो हो रहा है I, कितना? I, तो I करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी किसी पॉइंट पर? म्यू नॉट I, क्योंकि मीडियम ने जितना अलाउ किया उतनी तो मैग्नेटिक फील्ड पहुंच पाएगी। तो मैंने कहा कि ये जो पहली रिंग है ना, ये जो पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसकी इंटेंसिटी, ओवरऑल इंटेंसिटी कितनी होगी? तो बोला आंटी एक बार में 50 रुपए देती हैं, फिर आप देख लो कि कितने में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने क्या किया कि जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है, एक बार समझना, इमेजिन करना कि जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है उस पॉइंट पर हम ड्रॉ करते हैं एम्पीरियन लूप। क्या ड्रॉ करते हैं? एम्पीरियन लूप। जैसे हम
जैसे हम गॉस थ्योरम में गॉसियन सरफेस कंसीडर करते थे, वैसे इसमें एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करते हैं, मतलब एक सर्कुलर रिंग कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे पास ये रहा एक पॉइंट P, अब इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ एम्पीरियस सर्किटल लॉ। तो मैं इस पॉइंट से टच कराते हुए एक एम्पीरियन लूप, मतलब एक रिंग कंसीडर करूंगा, जो कि क्या होगी मेरी एम्पीरियन लूप, मैं उसको बोलूंगा। इस एम्पीरियन लूप की कुछ क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट जरूर होना चाहिए। मतलब अगर मेरे पास ये एम्पीरियन लूप है तो कुछ वैल्यू ऑफ करंट इससे जरूर पास होना चाहिए। समझ गए ना? मतलब ये कुछ ना कुछ करंट को अपने अंदर कैद करे, कैप्चर करे, एनक्लोज करे, ठीक है ना? तो एम्पीरियन लूप कैसा होना चाहिए कि इससे कुछ करंट थ्रेड होना चाहिए। करंट थ्रेड मतलब है कि चीरते हुए जो धागा ऊपर निकल जाता है ना, वैसे क्या है कि इसमें से कुछ करंट थ्रेड करना चाहिए। करंट शुड थ्रेड फ्रॉम एम्पीरियन लूप, ठीक है ना? नाउ इसके बाद मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं तो क्या बोलूंगा? एम्पीरियन लूप शुड बी सच दैट इट शुड एनक्लोज सम अमाउंट ऑफ करंट इन इट, ठीक है? इसके साथ साथ सेकंड प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि ये जो एम्पीरियन लूप हमने कंसीडर किया है ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब हर पॉइंट पर जो डिस्टेंस है कंडक्टर से वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है? जो मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है, मतलब ऐसा बोलूं मैं कि मैग्नेटिक फील्ड और डीएस जो डीएल वेक्टर है, ठीक है ना, एरिया वेक्टर, या फिर बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल वेक्टर का जो एंगल है हर पॉइंट पर बराबर होगा, तो हमारा जो एम्पीरियन लूप है वो सही माना जाएगा, ठीक है? चलिए जरा कहानी को फिर से जोड़ेंगे। नाउ यहां पे देखो मेरे पास ये पहला एम्पीरियन लूप मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया। लेट से मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। जैसे आंटी की आदत थी, ये सिर्फ 50 रुपए देंगी, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की आदत है, ये सिर्फ म्यू नॉट आई मैग्नेटिक फील्ड देगा। कितनी मैग्नेटिक फील्ड? ये सिर्फ म्यू नॉट आई मैग्नेटिक फील्ड देगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हमने कहा कि हमने इस एम्पीरियन लूप को कुछ इक्वल पार्ट में बांट लिया। इस एम्पीरियन लूप को कुछ इक्वल पार्ट में बांट लिया। हमने कहा कि ये जो कंडक्टर है लेट्स से 50 माइक्रो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कितनी? जैसे 50 रुपए और 50 माइक्रो टेस्ला में मैग्नेटिक फील्ड ये कंडक्टर बना के देता है। हमने कहा कि जो हमारा जो एम्पीरियन लूप है ये क्या है? हमारा एम्पीरियन लूप जो है इसकी जो ओवरऑल लेंथ है, अगर मैं इसको खोलूंगा, इस लूप को खोलूंगा तो उसकी ओवरऑल लेंथ कितनी मिल जाएगी? लेट्स से L। कितनी मिल जाएगी? L मिल जाएगी। तो मान लो कि हमारा जो, अगर हमने इसको खोला, इसको ओपन किया, तो इसकी लेंथ मिल गई आपको कितनी? 5 सेंटीमीटर, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड कितनी बना के दे रहा है हमें ये? तो हमने कहा 50 माइक्रो टेस्ला। तो हमने ऐसा कंसीडर किया कि यहां पर जो है ना 5 सेंटीमीटर, हमने जो है ना छोटे छोटे डीएल ऐसे एक सेंटीमीटर के 5 पार्ट मान लिए। कितना? एक सेंटीमीटर के 5 पार्ट। हमने कहा कि ये जो एम्पीरियन लूप है इसको हमने 5 पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर है इतनी बात? 5 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया और हर पार्ट कितने सेंटीमीटर का हमने अज्यूम किया? बोला 1 सेंटीमीटर। तो ये बात बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही है? बोला 50 माइक्रो टेस्ला, ठीक है? अगर मैंने कहा कि एक पार्ट 1 सेंटीमीटर का है, एक पार्ट 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? तो आपने कहा सर 10 माइक्रो टेस्ला। 1 सेंटीमीटर के पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगी? 10 माइक्रो टेस्ला यहां पे होगी, 10 माइक्रो टेस्ला यहां 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 होगी। तो 5 पार्ट में कितने हो गए भाई? टोटल 50 माइक्रो टेस्ला। कैसे निकाला ये? कैसे निकाला? टोटल निकालना है तो कैसे निकालोगे? आप ऐसे निकालोगे ना, 1 सेंटीमीटर इंटू 10 माइक्रो टेस्ला, ठीक है? 1 सेंटीमीटर इंटू 10 माइक्रो टेस्ला, 10 माइक्रो टेस्ला। तो ओवरऑल आपको इसी तरह से करते करते आपको ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? B इंटू DL करके। कैसे मिलेगी? देखो B इंटू B मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटू DL, मैग्नेटिक फील्ड इंटू DL, ठीक है ना? अगर देखो यहां से आपकी कहानी खत्म हो गई। मतलब अगर आपको ये कहना है कि ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, कैसे निकालोगे, तो आपको तरीका मिल गया। नाउ यहां पे देखो सेकंड पॉइंट कि अगर मैंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, में 50 माइक्रो टेस्ला मिल रही है। अगर मैं कह दूं कि सेकंड वाले लूप को कंसीडर करो,
तो अगर पहले वाले के पास 50 माइक्रो टेस्ला पहुंची तो हमने कहा जो सेकंड वाला जो एम्पीरियल लूप होगा, सेकंड वाला जो एम्पीरियल लूप होगा वो आपका कैसा होगा, सेकंड वाला एम्पीरियल लूप होगा आपका, लेट्स से इसकी जो लेंथ है अगर हम इसको ओपन करेंगे पूरा तो इसकी लेंथ लेट्स से कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, डीएल कितने का माना हमने 1 सेंटीमीटर का। तो ये बताओ कि हर 1 सेंटीमीटर के पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मतलब 50 माइक्रो टेस्ला, 50 माइक्रो टेस्ला। तो ये बताओ 1 सेंटीमीटर, मतलब मैंने इसके 10 पार्ट कर लिए, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैंने इसके 10 पार्ट कर लिए। मैंने देखा कि 1 सेंटीमीटर इसके हिस्से में कितनी मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगी, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, देखो ना 50 माइक्रो टेस्ला ओवरऑल है 1 सेंटीमीटर, यानी कि जैसे आंटी 10 लोगों में पैसे बांटती थी ना, अब क्या करेंगे, पहले किसके एक के हिस्से में कितना पड़ रहा था 10 माइक्रो टेस्ला, अब एक के हिस्से में कितना पड़ेगा, मतलब 5 माइक्रो टेस्ला, 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 और ओवरऑल कितना हो जाएगा 100 मतलब 50 माइक्रो टेस्ला। कैसे पता पड़ा, देखो 5 माइक्रो टेस्ला इंटू 1 सेंटीमीटर प्लस 10 इससे कर दो इसके 5 माइक्रो टेस्ला इंटू 1 सेंटीमीटर प्लस 5 माइक्रो टेस्ला इंटू 1 सेंटीमीटर, ओवरऑल क्या मिल जाएगा, बोला म्यू नॉट आई। मतलब ऐसा बोल सकता हूं मैं, देखो 5 माइक्रो टेस्ला मतलब बी इंटू ये क्या है लेंथ, तो बी इंटू डीएल प्लस 5 माइक्रो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इंटू ये क्या है 1 सेंटीमीटर डीएल प्लस 5 माइक्रो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इंटू ये क्या है डीएल। इन सब को इकट्ठा कर दिया जाए, अगर इन सब को जोड़ दिया जाए तो आंसर क्या मिलेगा, म्यू नॉट इंटू करंट। क्या मिलेगा, म्यू नॉट इंटू करंट, म्यू नॉट इंटू करंट। अब देखो मैं आपसे अगली बार पूछता हूं कि मान लो तीसरे वाले लूप पे आए और तीसरे वाले लूप की अगर डिस्टेंस, अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, अगर मैंने कहा तीसरे वाले लूप की जो डिस्टेंस है एम्पीरियल लूप ओवरऑल जो लेंथ निकलती है उसकी, लेट्स से ये कितनी निकल के आ गई आपका जो है ना, इसको मान लो 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर, हर जो एलिमेंट है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो एक के हिस्से में कितनी मैग्नेटिक फील्ड पड़ती है, तो क्या बोल दोगे, क्या बोलोगे, देखो बता दो ना कितनी पड़ जाएगी आपसे, आपका जो है 2.5, समझ गए। तो B इंटू डी एल करोगे, B इंटू डी एल करोगे तो एक के हिस्से में कितनी पड़ जाएगी, मतलब 2.5। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है ना, जैसे मान लो ये 2.5 अगर मैं कह दूं ये आपका जो है ये आपका लास्ट वाला एम्पीरियल लूप है, तो यहां पर मैंने कहा कि भाई ये पूरा 50 सेंटीमीटर का है, तो एक के हिस्से में कितनी मैग्नेटिक फील्ड पड़ गई, एक के हिस्से में कितने हिस्से कर लिए मैंने, चलो 50 हिस्से कर लिए, कितने 50 पार्ट्स, कितने कर लिए 50 पार्ट्स। अगर मैं उन 50 पार्ट्स का कैलकुलेशन करूंगा तो कैसे करूंगा, और अब हम पहुंचने वाले हैं रिजल्ट पे। ठीक है ना, रिजल्ट पे कैमरा चेक कर लें, एक बार कैमरा चेक कर लें, इसको हटा दूं मैं ना, देखो मैं आपके सामने कुछ लिख के रख देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी होगी। ठीक है, अच्छा देखो अब यहां पे ध्यान से देखो, मैंने कहा मेरे पास जो लास्ट वाला एम्पीरियल लूप है, एक बार और मेरे पास ये जो लास्ट एम्पीरियल लूप है मैंने जो है ना इसको 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद मैंने हर पार्ट की जो वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर ली, लेंथ है इसकी लेट से ओवरऑल इसको ओपन करने पे 50 सेंटीमीटर, और ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जो आंटी यानी कि जो करंट दे रही है वो आपको 50 माइक्रो टेस्ला की दे रही है। तो ये बताओ कि अगर मुझे हर पार्ट पे देखूं तो हर पार्ट के पास, हर छोटे से डीएल के पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगी, तो बोलोगे 1 माइक्रो टेस्ला, 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 ओवरऑल 50 पार्ट की मिलाकर कितनी हो जाएगी 50 माइक्रो टेस्ला, जो कि है म्यू नॉट इंटू आई। कितनी है, म्यू नॉट इंटू आई। नाउ तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि 1 माइक्रो टेस्ला कितना होता है, बी इंटू डीएल। बोला सर आप इतनी देर से बोल रहे हो बी इंटू डीएल, एक बार और सुनो, बी इंटू डीएल, देखो बी इंटू डीएल। ठीक है, देखो 1 माइक्रो टेस्ला तो बी इंटू ये लेंथ तो डीएल, तो बी इंटू डीएल प्लस बी इंटू डीएल प्लस बी इंटू डीएल और बहुत सारे बी इंटू डीएल इज इक्वल टू मिलकर आपको क्या मिलता है, म्यू नॉट इंटू आई। अब जरा सोचने की कोशिश करो, क्या हम ये बी डीएल ऐसे करते रहेंगे, या फिर फिजिक्स में हमारे पास एक समझदारी वाला मेथड है। बोला सर समझदारी वाला मेथड है, कैसा मेथड है, देखो मेथड आपका बी वेक्टर, देखो ना ये क्या है, बोला मैग्नेट, ये आपका क्या है, बोला ये वेक्टर क्वांटिटी, क्या वेक्टर क्वांटिटी, और ये डीएल क्या है, बोला ये डीएल भी वेक्टर है, क्या डीएल भी वेक्टर। कैसे पता, देखो ना, जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि इसकी डायरेक्शन क्या, बोले इसकी, जैसे मान लो हमने कहा था ना कि उसमें पढ़ा था सरफेस एरिया वेक्टर,
गॉस लॉ में जैसे पढ़ा था एरिया वेक्टर, यहां पर क्या है भाई लेंथ वेक्टर। कैसे पता, जैसे मान लो इसकी डायरेक्शन क्या होती है डीएल वेक्टर की, तो टेंजेंशियल टू द मैग्नेटिक, टेंजेंशियल टू द एम्पीरियन लूप। क्या, जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट डीएल यहां पर कंसीडर किया, तो डीएल वेक्टर क्या है, मतलब टेंजेंशियल टू द मैग्नेटिक, टेंजेंशियल टू द एम्पीरियन लूप। ठीक है ना, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको डीएल वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी। आप क्लियर है, तो बी वेक्टर, डीएल वेक्टर, इन सब का इंटीग्रेशन करना है। देखो ये बताओ कि हर एक एम्पीरियन लूप कैसा होता है। लूप का मतलब क्या, क्लोज्ड पाथ। लूप का मतलब क्या, क्लोज्ड पाथ, मतलब एक पूरा क्लोज्ड रिंग। तो मैं क्या बोलूंगा, इन सबको इकट्ठा करना है, तो मतलब बी और डीएल का मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो बी और डीएल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन कैसा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन। देखो ये क्या है, लेंथ, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक बार फिर, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। देखना, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और दो वेक्टर के इनटू से हमें क्या मिल रही है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, अभी ये ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये है क्या, ये भी स्केलर स्केलर। ठीक है ना, तो देखो दो वेक्टर के प्रोडक्ट से हमें क्या मिल रही है, एक स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है, तो हम क्या बोलेंगे कि दो वेक्टर के प्रोडक्ट से अगर आपको तीसरी क्वांटिटी स्केलर मिले, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, डॉट प्रोडक्ट। कैसा होता है, डॉट प्रोडक्ट। इसी को हम बोलते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। जैसे अब इसको जो है ना मिलाने की कोशिश करो, जैसे हमने क्या, अच्छा मैं समझा देता हूं उसको, जैसे हमने पढ़ा था ना, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। मिला के देखो, गॉस थ्योरम, एम्पियर सर्किटल लॉ, सेम नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा सर इसकी समरी क्या हुई, इसका कंक्लूजन क्या हुआ, ये क्या बताता है हमें एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमें एक चीज और बताता है कि जैसे जैसे, मतलब ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड हर एक लूप के लिए बराबर होगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, एक एक सेंटीमीटर पर यूनिट लेंथ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। मतलब याद रखना कि आप इस कंडक्टर से, जो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन था कि यहां पे भी म्यू नॉट आई, यहां भी म्यू नॉट आई, यहां भी म्यू नॉट आई, तो याद रखना आप इस कंडक्टर से 1 किलोमीटर दूर चले जाना या फिर 10 किलोमीटर दूर, ये हर बार सबको म्यू नॉट आई ही देगा। लेकिन जितना बड़ा एम्पीयर, क्योंकि 1 किलोमीटर दूर जाओगे तो बहुत बड़ा एम्पीरियन लूप हो जाएगा, 10 किलोमीटर दूर जाओगे तो और बड़ा एम्पीरियन लूप हो जाएगा। तो हर एक यूनिट लेंथ के पास जो मैग्नेटिक फील्ड का जो अमाउंट हो जाएगा वो कम हो जाएगा। देखो पहली वाली रिंग को भी 50 माइक्रो टेस्ला मिला था, लेकिन इसके एक हिस्से में 10 माइक्रो टेस्ला पड़ा था, जबकि इस वाली रिंग को भी 50 माइक्रो टेस्ला मिला, लेकिन इसके एक यूनिट लेंथ को कितना पड़ा, 1 माइक्रो टेस्ला। तो इसने, आंटी ने तो बराबर करंट, बराबर म्यू नॉट आई दिया, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते जो म्यू नॉट आई है वो ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट में, ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट में बढ़ गया। जैसे आंटी ने जो है 500 लोगों में बोला भंडारा करा लो, मेरे पास तो उतना ही है। ठीक है ना, तो कहानी कहीं ना कहीं रिलेट हो रही है पूरी स्टोरी के साथ, कि मतलब जितने बच्चे हो जाएं, लेकिन पैसे 85 मिलेंगे, 1 लाख कर लोगे 85 मिलेंगे, 10 लाख कर लोगे 85 मिलेंगे। इसी तरह से आप यहां से 100 किलोमीटर भी दूर चले जाओगे ना, तो ये म्यू नॉट आई ही आपको देगा। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, और ये हमारी ग्रेट आंटी की इंपॉर्टेंस है कि उन्होंने हमें इतनी आसानी से समझाने में इसकी हेल्प की। ठीक है, भूलोगे तो नहीं ना। अब अगर बात करें स्टेटमेंट की, तो याद रखना स्टेटमेंट क्या कहता है, कैसे पढ़ोगे इसको, लिख लो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स ओके तो ये देखो स्टेटमेंट क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। सर्किटल लॉ को बोलते हैं क्योंकि ये जो हमारी ये जो लूप है ना, इसको हम एक सर्किट कंसीडर करें। सर्किट का मतलब है क्लोज पाथ। ठीक है ना, तो देखो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, line integration of magnetic field around any closed loop is equal to mu naught times of charge, mu naught times of current
enclosed inside the loop. बात समझ गए? Line integration of magnetic field is equal to mu naught times the current passing through that loop. Current enclosed in that loop or current threading through that loop is called Ampere circuital law. तो overall ये हमें क्या बताता है? ये हमें magnetic field का measurement बताता है. क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट. अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, ये तो मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला कहां से बना, ठीक है ना. मैंने आपको जड़ बताई है, इसकी रूट बताई है कि ये फॉर्मूला कहां से बना. क्लियर है इतनी बात? तो नाउ अगर मैं इसके डेरिवेशन की शुरुआत करूं तो पहले आप इसको नोट कर लो. मतलब हमें लिखना कैसे चाहिए? पहले लिखना चाहिए हमें अपनी कॉपी में स्टेटमेंट, ठीक है ना. इसके बाद लिखना चाहिए हमें फॉर्मूला, इसके बाद लिखना चाहिए हमें फॉर्मूला, उसके बाद लिखना चाहिए हमें, चलिए, म्यू नॉट आई क्लोज इंटीग्रेशन. ठीक है, क्लियर है इतनी बात? हटा दूं उसको. सबसे पहले स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद लिखो फॉर्मूला, इसके बाद लिखो डेरिवेशन, इसके बाद क्या लिखो? डेरिवेशन. ठीक है ना, बात समझ गए? तो डेरिवेशन करेंगे तो डायग्राम कौन सा बनाओगे? डायग्राम बनाओगे सिंपल सा, एक बहुत छोटा सा, बहु छोटा सा. देखो यहाँ पे ये करंट जा रहा है ऊपर की साइड, और ये रहा आपके पास, ये रहा आपके पास करंट, ये रहा आपके पास जैसे मान लो डीएल, ठीक है, छोटा सा लेंथ डीएल, तो ये हो जाएगा डीएल वेक्टर. क्लियर है? इस पर टेंजेंशियल, और इसके साथ साथ देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखो राइट हैंड थंब रूल से देख लो ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपके पास ये है. ठीक है, तो आपकी ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड. थीटा कितना हो गया? बोला थीटा इज इक्वल टू हो गया 0 डिग्री. ठीक है ना. तो हमारे पास फॉर्मूला है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. तो क्या बोलोगे? यहां से देखो बी डी एल कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. ठीक है, बी इंटीग्रेशन लगाना है, बी को बाहर निकाल दो. मैग्नेटिक फील्ड तो ओवरऑल पूरी अपन को कांस्टेंट ही मिलेगी. यहां से देखो डीएल. अच्छा, एक चीज और कि बी डी एल कॉस थीटा. ठीक है, तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है 0. याद रखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर. क्लियर है? बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर. ठीक है, तो देखो यहां से बी डीएल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. ठीक है, यहां पर अभी इंटीग्रेशन का साइन लगा है. बी को बाहर निकाल दिया, सिंपल मैं ऐसे बोल सकता हूं, बी डी एल कॉस 0 की वैल्यू, तो सिंपल कॉस 0 की वैल्यू 1, तो बी वेक्टर, अच्छा अब तो बी भी हट गया, वेक्टर साइन हट गया ना, क्योंकि हमने क्या लगा दिया? ए बी कॉस थीटा खोल दिया, तो वेक्टर साइन हट जाएगा. तो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. ठीक है, बी को बाहर निकाल देंगे, डीएल सारे डीएल जुड़ के एक हो जाएंगे, म्यू नॉट. तो बी डीएल को जोड़ करके क्या मिलेगा? एक बड़ी लेंथ, और उस लेंथ की वैल्यू कितनी होती है हमेशा? 2 पाई इंटू रेडियस. ठीक है, लेट्स से इसकी जो रेडियस है, जो हमारा एम्पीरियन लूप है, उसकी रेडियस कितनी है? ये डायग्राम आपको बनाना है ऐसे. ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? r. क्लियर? तो ये 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई. तो b कितना आ जाएगा? b आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r. ठीक है, यह आपका डेरिवेशन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर. ठीक है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r. ठीक है, बात क्लियर है इतनी? ये अगर आपको याद हो तो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड निकाली है अकॉर्डिंग, जब हमने करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए देखा था ना, डेरिवेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट कंडक्टर, ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट करा था. ठीक है, तो आपको बस कमेंट करके बताना है कि आंटी वाला जो लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ, ये आपको कैसा लगा. ठीक है, वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ज़रूर शेयर करें. पहली बार आए हो तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा. ठीक है ना, क्योंकि जो यहाँ तक देखते आ गया वो तो रुकेगा नहीं. ठीक है, अब बात ये आती है कि जैसे मान लीजिए भाई सब्सक्राइब करने की मैं क्यों कहता हूँ यार, मेरा मन नहीं करता, लेकिन मैं कहता इसलिए हूँ कि जब मैं उन कमेंट्स को पढ़ता हूँ कि सर आपके पास वीडियोस हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड की, सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करवा दोगे पूरा. अरे जब मैं करवा दिया है मैंने, ठीक है ना, तब मुझे बेकार लगता है कि अरे वीडियोस नहीं मिल पा रही स्टूडेंट्स को, ये बड़ी परेशानी है. फिर मुझे भी बहुत दुख होता है और उनको भी बहुत दुख होता है कि थी वीडियोस और हमने नहीं पढ़ पाई. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हो, मेरी हेल्प कर सकते हो, तो ज़रूर वीडियोज़ को शेयर करें, बढ़वाओ सब्सक्राइबर कैसे भी करके, ताकि जो है ना ज़्यादा स्टूडेंट्स तक बात पहुंच सके मेरी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो एनर्जी मैं दे रहा हूं वो अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो हाँ क्या मज़ा आ जाएगा ना. अदरवाइज जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा. ठीक है ना. थैंक यू सो मच.
थैंक्स अलॉट। नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स जरूर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को थोड़ा सा बड़ा करना नहीं चाह रहा हूं मैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स जरूर करेंगे, जैसे हर न्यूमेरिकल्स को करते चले आए हैं, इनके न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे। अगर इसके न्यूमेरिकल थोड़े से हैं, ठीक है, तो इसको जो है ना दूसरे वीडियो में कवर कर देंगे, लेकिन करेंगे जरूर, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।